कुछ और पैनलिस्ट जो हैं अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है खासकर एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है। तो मैं अगले पैनलिस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। भवंस आर.के. शारदा विद्या मंदिर से मिस्टर खिलेश कुमार गुप्ता, मैं चाहूँगी मंच पर आप आ जाइए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा हमारे साथ भवन से पुष्पा राजावत मैम है, हेडमिस्ट्रेस है। मैं प्लीज आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर। ठीक मैम, प्लीज आप मंच पर आएगा। इसके अलावा मैं चाहूंगी यहाँ पर यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर रूपेंद्र कुमार चंद्रा डायरेक्टर हैं, वो भी मंच पर आ जाए यहाँ पर। और फिर हम इस पैनल की शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर एजुकेशन में काम हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, कैसे छत्तीसगढ़ जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस पैनल के साथ। बहुत धन्यवाद शिल्पा, और आप भी आइए। ज़रूरी है, दो लोग मिलके पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर सवाल हो पाएंगे। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप दोनों का। पहला सवाल पुष्पा मैम आपसे मैं लेना चाहता हूं। अब तक हमने जो पहले पैनल में बात की, ये वो अधपके घड़े थे जो आते हैं मोनिका मैम के पास या रामाराव सर के पास, और फिर वो उसे शेप देते हैं। लेकिन आपके पास जो है वो बिल्कुल कच्चे घड़े आते हैं, बिल्कुल छोटे से, और वहां से मूल्यों की शुरुआत वो वहां से होती है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप अपने स्कूल में कैसे तय करते हैं, या क्या वो चीज़ें हैं कि आप जब चाहते हैं कि बच्चा जब एजुकेशन पूरी करके आपके यहाँ से निकले तो उसमें वैल्यूज़ हों, उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा भी हो, उसमें देश समाज के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा भी हो, ये सब कैसे करते हैं आप? एक्चुअली हम लोग जब बच्चों को एडमिशन लेते हैं JKG में, सबसे पहला वहीं से ही शुरुआत होती है। बिकॉज इफ़ यू नो दैट भारतीय विद्या भवंस, it's means more than 80 years old organization. So this organization basically depends on the inculcating the values in the children. So we have actually made our curriculum in such a manner which depends on the 4 different like skills. So we have physical skill, we have intellectual skills, we have, and then we, other than this, we have the core value, that is the values, and in that values we decide that how many values we will inculcate in the children from the JKG onwards. So जब बच्चा JKG में आता है तो वहीं पर टीचर्स जो है पहले उससे पढ़ाना बाद में होता है कि ABCD, because mostly we have noticed that every child when comes in JKG, they have already gone to the pre-nursery or nursery. So we don't focus on that. We focus on that how we can teach the children the small things like when you enter the class. So how should you actually greet your teachers? Rather, good morning is a very common, but other than that, in India, what we say, namaste. So how you should actually stand and say namaste. So वो एक छोटी सी चीज़ है जो सुनने में बहुत अजीब लगती है कि नमस्ते जैसी चीज़ कौन सिखाता है, वो तो हर कोई सीख जाता है। ऐसा नहीं है, वो सिखाना पड़ता है बच्चों को, हमको कि जब कोई आपके घर आता है तो आपको नमस्ते कैसे बोलना है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे ने घर से जब आ रहा है तो उसमें और क्या क्या चीज़ें वो जानता है, और नहीं तो फिर हम लोगों को बच्चों को खेल खेल में क्लासरूम में ही हम उन्हें सिखाते हैं कि अच्छा कॉमन सी चीज़ है, खाना खाने हम बैठते हैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन कल्चर है स्कूल का कि जब भी बच्चे खाना खाते हैं तो वो कॉमन ईटिंग होती है उनकी, मतलब उनको टेबल और चेयर के अलावा हम जो है कारपेट लगाते हैं बच्चों को, और उनको सबको लाइन से बैठा के और उनसे बोलते हैं कि आप अपना टिफ़िन लगाओ हैं और साथ में बैठ के खाना खाओ। तो वो कम्युनिटी ईटिंग सिर्फ ईटिंग के अलावा उनको ये सिखाती है कि जब हम साथ में मिलकर खाते हैं, मतलब वी नॉर्मली से नो द फैमिली विच ईट टुगेदर लिव टुगेदर। सो वही चीज़ हम उन बच्चों को सिखाते हैं कि आज आप जब साथ में बैठ के खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के अलावा आप शेयरिंग भी सीख रहे हो, एक दूसरे से, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत सारी जगह पे मिस आउट हो जाती है, बट वी फोकस कि फ्रॉम JKG टिल क्लास 12 हम इन चीज़ों पर फोकस करें। और मोर इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं बच्चों को स्कूल में कि वी फोकस ऑन दी चैंटिंग, श्लोका चैंटिंग, जो समवेयर मिसिंग है।
बच्चों को श्लोका आप पूछिए नहीं याद होता है, किसी को नहीं आता, लेकिन यहाँ पर JKG से ही हमारा चालू हो जाता है बच्चों के साथ कि श्लोका चैंटिंग करना है। तो शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से बच्चों को, तो बच्चों को वहाँ पे गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। इसके अलावा खाना खाने के पहले एक प्रेयर होती है, वो प्रेयर करना सिखाते हैं संस्कृत में। उसके बाद जब छुट्टी होती है बच्चों की, when they leave the campus, so there is another shloka which is in Sanskrit. So these three are compulsory. वो छुट्टी वाला श्लोक बच्चे जल्दी याद करते होंगे। नहीं, वो छुट्टी हो रही है याद है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ छुट्टी वाला याद करते हैं। And I will be very proud to say कि the children who comes in bhavans, they don't demand for holidays. They never demand for holidays. When we declare any holidays, so they say, "Ma'am, school चालू होना चाहिए." So that is how we have tried to maintain an aura in the campus that Namaste is one which every child has to do, right from JKG to 12. Whichever teacher, whichever any person coming in the campus they meet, they have to say this thing. And second thing, this shloka is very important for us. And like previous sir ने कहा जैसे और मैम का कहना था कि values बहुत important हैं. So वो values जो है वो धीरे धीरे करके आपको डालने होते हैं. आप किसी को खिला नहीं सकते कैप्सूल में, आपको वो धीरे धीरे बच्चों में सिखाने होते हैं कि जब आप किसी के साथ मिलते हो, बड़े लोगों के साथ, कोई भी आपसे उम्र में बड़ा है तो आपको उसको झुककर प्रणाम करना है। बिल्कुल, यानी कि शारदा विद्या मंदिर में जो बच्चे आएंगे वो सिर्फ एजुकेशन नहीं लेंगे, फैमिली वैल्यूज़ भी सीख के जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, मिस्टर रुपेंद्र कुमार चंद्रा का रुख करते हैं। रुपेंद्र जी, जैसा कि वैल्यूज़ की बात यहाँ पर हो रही है, कितनी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन जब आप दे रहे हैं और ख़ासकर छोटे बच्चों को, तो वैल्यूज़ उनमें हो, और इसके साथ छत्तीसगढ़ में जब हम स्टडी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कितना लार्जर लेवल पर आप इसे देख रहे हैं पिछले समय से अब में? नहीं, इसमें एक शिल्पा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। रुपेंद्र से मेरा सवाल ये भी, बात तो छोटे बच्चों की हमने कर ली, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तब जबकि आप मेडिकल की शिक्षा के लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ओवरसीज़, आप एक उन्हें ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो बच्चे यहाँ की वैल्यूज़ लेके वहाँ कैसे उसकी खुशबू बिखेरते हैं, वो आपको क्या बताते हैं? मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। शिल्पा का सवाल तो है ही, मेरा भी सवाल आपसे। जी, मैं दोनों का नाम जवाब दे देता हूँ एक साथ में ही। सर एक्चुअली क्या है कि मैं तो 11 साल से काम करता हूँ यूरोप एजुकेशन में। अभी तक का हमारा जो है कि 120 डॉक्टर छत्तीसगढ़ में अभी आ चुके हैं पढ़ के, जो सक्सेसफुली MCI क्लियर करने के बाद वहाँ से आने के बाद में सर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। वो देने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं उन लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे 120 जो डॉक्टर हैं, जो मतलब प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, मिकाहारा हो गया, सिम्स हो गया, जितनी भी बड़ी जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी तक के मतलब 1000 से ऊपर स्टूडेंट हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं। जो यूक्रेन रसिया की मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पर भेजते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मैं एडमिशन कराता हूँ सारे बच्चे को, और जिसका पूरा केयर टेक होता है वो हमारा यूरोप एजुकेशन की तरफ से होता है सारा चीज़। उनकी देखभाल जो होती है, 6 साल की जो स्टडी का ड्यूरेशन रहता है, वो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे ऊपर होता है। उसके साथ साथ में जो बच्चे के जो पढ़ाई को, जैसे हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते पढ़ाई को, एक मेडिकल की पढ़ाई ऐसा है कि आप जो है ऑनलाइन उसको नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट कॉलेज में ही जाकर के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डेड बॉडीज रहती है, जो बहुत चीज़ें होती हैं कि जो आप ऑनलाइन उस चीज़ को आप वो नहीं कर सकते। तो हम लोग इस तरह से पढ़ाई को वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। 11 साल से काम करते करते जब तक हम लोग 120 डॉक्टर जब छत्तीसगढ़ में आए हैं, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हम भी एजुकेशन फील्ड में एक अच्छा मतलब भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने आज तक इतनी डिलीवरी कराई, इतने बच्चे पैदा किए। रुपेंद्र जी कह सकते हैं मैंने इतने डॉक्टर्स पैदा किए हैं, तो 120 डॉक्टर्स तो अभी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में है। सर एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या वजह रहती है यहाँ, क्या रिजर्वेशन की वजह से चांसेस नहीं मिल पाते कुछ बच्चों को जिनके मार्क्स तो ठीक होते हैं लेकिन वो कोटा में रह जाते हैं, या फिर वो बाहर ही पढ़ना चाहते हैं, बाहर एजुकेशन चाहते हैं, वो क्यों आते हैं आपके पास? आप जब उनकी मदद करते हैं तो वो क्यों आते हैं आपके पास? सर देखिए, इंडिया में क्या होता है कि हमारे पास में जो टोटल स्टूडेंट जो नीट के, अभी आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप उसके बाद ही डॉक्टर बन सकते हैं। तो नीट के एग्ज़ाम के लिए लगभग लास्ट का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देते हैं नीट का, जिसमें से आपका 8 लाख लोग एलिजिबल हो जाते हैं। परसेंटाइल और परसेंटेज आपको पता है सर, जिसमें क्या होता है कि 8 लाख लोग एलिजिबल हो गए। हमारे पास में गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेज मिला करके टोटल सीट है हमारा 84,000 सीट में अगर आधा आपका प्राइवेट वो में चला जाता है डोनेशन सीट में, आधा बचता है आपको 40,000, जिसमें लोगों को सिलेक्शन मिलता है नीट के थ्रू। उसके बाद में जो 84,000 आपका कंप्लीट हो गया एडमिशन होने के बाद में, बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे?
बाकी जो अगर 600-700 स्टूडेंट जो लाख स्टूडेंट बचते हैं जो रेस्ट ऑफ पूरा इंडिया से, उन लोगों के पास में विकल्प नहीं होता ये कि नीट के एग्ज़ाम आप 3 बार दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद में आप लोग नीट भी एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे आप उसमें। तो सर उसमें होता है कि जो बच्चे लोगों के पास में कम बजट में, वहाँ पर क्या होता है कि आप जो फीस होता है उसको हर साल आप पे कर सकते हैं। क्या होता है सेमेस्टर वाइज भी आप पे कर सकते हैं फीस को, और अफोर्डेबल फीस होता है 15 लाख रुपए से लेकर के आपको 35 लाख तक की यूनिवर्सिटी होती है। बट आपको जाने से पहले ये देखना होगा कि वो NMCI या NMC हो गया उसकी जगह पे भी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो हो चुका है, उससे रिकोगनाइज्ड है कि नहीं। आप उसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो रिकोगनाइज रखी है MCI से या NMC से, उसको आप सर्च कीजिए आप अपने में, उस यूनिवर्सिटी में जाकर के उसके हर चीज़ को देखिए आप उसका। अगर आपको समझ में नहीं आता वो चीज़, तो इसीलिए हम लोग ओवरसीज हैं वहाँ पर कि हम आपको गाइड कर देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। नहीं, बच्चे आपके दूर दूर जा रहे हैं सर, आपकी आवाज़ भी बहुत दूर तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी थोड़ा सा माइक अगर आप पास कर लेंगे तो बहुत दूर तक आवाज़ पहुँचेगी और बहुत प्रभावशाली आवाज़ पहुँचेगी आपकी। बात बहुत अहम है सर आपकी। मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ और पुष्पा जी मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इस वक्त चुनौती मेरे लिए और शिल्पा के लिए इसलिए है क्योंकि एक तरफ हम बात करें मेडिकल स्टडीज़ की, उसके और एक तरफ बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल उनकी बात करनी पड़ रही है, तो बहुत सडन हमको मूड स्विच करना पड़ रहा है। क्या दैट्स आवर जॉब, हम वो करेंगे। पुष्पा जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कोविड और छोटे बच्चे, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप वैल्यूज़ डाल रहे थे, आपने कहा डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते हम वैल्यूज़ किसी को भी, कोई कैप्सूल नहीं है कि आपने खाया और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए या भगवान राम जैसे हो गए। तो धीरे धीरे आप वो चीज़ें कर रहे थे, अचानक से कोविड आया, एक लंबा गैप हो गया, बच्चे फिर स्कूल आ रहे हैं। और अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स परेशान हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस बंद कीजिए, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ना पेरेंट्स भेज रहे हैं। तो क्या आपके साथ भी वैसा हो रहा है? और इस कोविड पीरियड में बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहें, वो वैल्यूज़ उनको मिलती रहें, आपने उधर कैसे जरिया निकाला? शुरुआत में जैसे जब कोविड आया मार्च में, तो थोड़ी दिक्कत हुई बिकॉज छोटे बच्चों को अचानक से आप स्क्रीन पे लेके नहीं आ सकते। सो हमने जो है अप्रैल से उनके साथ हमने क्या किया, हमारे पास एक अपना ERP है NIIT क्विक स्कूल, तो हमने उनको जो है शीट्स भेजना शुरू किया। उसमें छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो JKG से 2 लेवल के हैं। तो वो शीट्स में हम जो है जो हमारी वर्कशीट्स हम बनाते हैं, वो पहले कलरफुल वर्कशीट्स है, उसमें राइटिंग स्किल्स होती है। उसके बाद फिर हमने कोशिश किया कि अगर हम जूम में बच्चों को है ना जूम ID पासवर्ड दे के अगर हम एंटर करें और उनसे जस्ट इंटरेक्ट करें, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट टीचिंग देम ऑल ऑफ ए सडन, so I don't think any child will agree to that. So what we decided ki that when we'll start the Zoom classes, we'll not focus directly on the teaching part. So we have all the teachers of that level discussed, and we made a actually roadmap that in the first week there will be no teaching. We will discuss with them that how did they spend their time at home along with their family members, because they were at home from March till the month of June. So we asked them certain questions, then a lot of discussions. It was an interactive sessions, not a teaching session. And then when they were comfortable with that, then we gradually started moving towards the teaching. And we actually found that... आपकी बातों में मैं बहुत खो गया, लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहनी है कि आपको रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के ये बड़ी सिटीज़ के लोग देख रहे हैं, शहर के लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, आपको हर तरफ के लोग देख रहे हैं इस वक्त और लाइव देख रहे हैं। तो इसलिए अगर ये संवाद हिंदी में हो ज़रा सा, तो वो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो भी समझ पाएंगे इन चीज़ों को। नहीं तो वो डिक्शनरी खोल के हिसाब लगाते रहेंगे, तब तक हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक जी। तो ये हम लोगों ने उनसे फिर जो है धीरे से स्विच ऑन किया, और ये हमने देखा कि JKG से 2 के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन टीचिंग में, उनकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट फुल होती है। And 3 to 5 में gradually then we have introduced other than teaching all our curricular activities, जैसे कि हमारे यहाँ म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल डांसेस हैं, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, योगा है, और ये सब हमने उसमें डाला फिर ग्रेजुअली टीचिंग के साथ। सो वी फाउंड कि ना ये ज़्यादा उनके लिए मीन्स अदर देन टीचिंग, अगर बच्चे को ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस मिल रही हैं, उसको क्ले मॉडलिंग क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन उसको म्यूज़िक मिल रहा है, डांस मिल रहा है, तो वो सोचता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे साथ मेरी जो एक्टिविटीज़ जो मुझे ऑफलाइन में मिलती थी वो भी मिल रही है। तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चों का रहा, और हमने एनुअल फंक्शन भी किया ऑनलाइन।
इसीलिए कि बच्चे उसमें सब पार्टिसिपेट कर सकें। ये पहली बार सुना है मैंने कि ऑनलाइन एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, टेस्ट और बाकी चीज़ें तो सुनी। खैर ये भी एक एक नवाचार है और ये उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत अहम होता है किसी परिवार के लिए फीस, पैसा, तब जबकि मेडिकल स्टडीज़ की हम बात करते हैं तो कितना फ़र्क आता है भारत में 12th पास करके, नीट पास करके एक बच्चे को डॉक्टर बनने में, और कितना फ़र्क आता है वो यूक्रेन से या यूरोप से कहीं से वो स्टडी करके और वहाँ से वापस आकर भारत में एलिजिबिलिटी टेस्ट दे और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करे, कितना फ़र्क आ जाता है? क्योंकि बहुत छोटे घर के बच्चे भी आपको देख रहे हैं और बहुत उम्मीद से वो आपको देख रहे हैं कि क्या हमारा भी सपना सच हो सकता है। जी, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि देखिए इंडिया का पढ़ाई जो है अगर देखा जाए नीट के थ्रू बहुत बेस्ट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है नीट के में तो बहुत अच्छा पढ़ाई यहाँ पर बेस्ट है अपने इंडिया पढ़ाई में। अगर आपके पास में अगर डॉक्टर बनने का सपना आप रखते हैं, उसके बाद में भी अगर आप मतलब बनना चाहते हैं डॉक्टर और उसके बाद आपको सपना पूरा करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन रहता है कि आप बाहर कंट्री यूरोप में, यूक्रेन, रसिया, हॉलैंड, पोलैंड, रसिया, मोल्डोवा, रोमानिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से भी आप डॉक्टर्स बन सकते हैं। इसमें ये होता है सर कि वहाँ पर जो फीस होता है, अगर एक छोटी सी कंट्री में बात करूँ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की, तो वहाँ पर सर 15 लाख रुपए से शुरू होते हैं, जिसको वन टाइम पेमेंट किसी को देना नहीं होता आपको। आप जो है सर सेमेस्टर वाइज वहाँ पर फीस को पे करेंगे जाकर के सिर्फ कॉलेज काउंटर पे, कॉलेज काउंटर में। और जो सेमेस्टर वाइज फीस पे करने में क्या हो जाता है कि आपका मिनिमम सर 1,25,000 में आपका फर्स्ट ईयर का फीस पड़ता है, जिसमें आप उसको आप आसानी से पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ में होता है सर कि अगर आपका जो मैं बताया पहले आंकड़ा आपको कि मतलब सीट कम है, बस रीजन यही है। अगर सीट यहाँ पर होते तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसो में, तो सीट कम है इसके नाम से जाते हैं उन लोग। और इसके लिए होता है कि हमारा पूरा गाइड होता है, जिसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स पढ़ के आए हुए हैं हमारे यहाँ पर, जो जॉब कर रहे हैं, हम उन लोगों से मिलवाते हैं उनको कि आप जाकर उनसे बात कीजिए। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हर जगह पूरे लगभग सर छत्तीसगढ़ में लगभग सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बोलूँगा तो गलत है लेकिन मतलब है, आपका मतलब लगभग 50 मेडिकल वो है उसमें हैं हमारे जो डॉक्टर्स वो हैं, तो उनसे आप मिल लीजिए, उनसे आप गाइड कीजिए। हमारा एक ग्रुप है सर डॉक्टर लोगों का, जिसमें हम लोग जो फॉरेन ग्रेजुएट जो डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग पूरी जानकारी देते हैं इसमें। तो इस तरह से सर मतलब हमारा पूरा संस्था बना हुआ है यूरोप एजुकेशन का। हमारा टीम सर, जैसे कि मैं बात करूँगा यूक्रेन की, यूक्रेन में मेरी कंपनी सर यूरोप एजुकेशन जो है मतलब वहाँ पर रजिस्टर्ड है, LLC बोलते हैं, लोकल लाइब्रेरी कंपनी, बाहर में आउटसोर्डर में। तो हमारी कंपनी वहाँ भी रजिस्टर्ड है, इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। और हमारे जो है इंडिया में करीबन 7 ब्रांच है सर, यूपी है, बिहार है, आपका झारखंड है, आपका मणिपुर है, दिल्ली है, इस सारे जगह में सर हमारे ब्रांचेस हैं जहाँ से बच्चे जाते हैं। हमारा हर साल का लगभग सर 200 से मतलब 150 से 200 बच्चे जाते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया से। मैं छत्तीसगढ़ का लोकल रहने वाला हूँ, इस कारण मैं क्या है कि अब आपके जी के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इसको कि अगर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल रुपेन जी, लेकिन स्टडी तो लगातार हो रही है और मेडिकल की जैसे कि आपने बात की, क्योंकि ऑनलाइन मैम भी बात कर रही थी, क्लासेस दे रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। ये कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए, कैसे स्टडी पहुंचा पाए, क्योंकि मेडिकल की इतनी इजीली स्टडी ऑनलाइन तो नहीं हो पाती जैसा कि जिक्र कर रहे थे आप। जी, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ कंट्री पूरा मतलब कोरोना में बंद कर दिया था अपना, जो लोगों को यहाँ से भेजते थे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि बंद किया था रसिया ने, बंद कर दिया था अपना पूरा कि आप कहीं भी जा नहीं सकते। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान पूरे फ्लाइट बंद कर दिया था अपना। उस टाइम पे मैंने सारे बच्चों को बोला था कि आपका यूक्रेन है कि जहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर क्या होता था मैम कि हफ्ते में एक बार चैटेड फ्लाइट का हम लोगों को मौका देते थे कि मंडे का आपका एक फ़्लाइट है, उसमें आपका 300 सीट है आपका, मान लीजिए फ्लाइट में, तो उसमें आप बच्चे को पूरे मतलब यानी आपका जो कोविड का जो नियम था उसको आप पालन करके भेज सकते हैं वहाँ पर। तो मैं मैम लास्ट ईयर जो है मैं सारी बच्चे को बोल करके कि किर्गिस्तान या कजाकिस्तान या रसिया में अभी एडमिशन बंद है, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मतलब वहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह से मैंने बात किया था उनको, तो सभी सारे बच्चों को मैंने चैटेड फ्लाइट करके भेजा था लास्ट ईयर। मेरे को सारे बच्चे वहाँ पहुँचे हुए थे अच्छे से। पुष्पा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। ये जब कोविड आया, एक तरफ तो हम वैल्यूज़ डेवलप कर रहे थे, कम्युनिटी ईटिंग की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे साथ में बैठ के खाना खाइए। उससे आपने कहा कि जो लोग जो फैमिलीज़ ईट टुगेदर, दे लिव टुगेदर, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। फिर वो कोविड के बाद हमने अचानक से बच्चों को बताना शुरू कर दिया सोशल डिस्टेंसिंग। तो अब तक बच्चों को हम सिखाते आ रहे थे साथ बैठिए, साथ खाइए, अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि नहीं 2 गज दूर रहिए थोड़ा सा। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं है, आप कैसे समझाते हैं उन्हें कि वक्त की जो नज़ाकत है उसको समझिए, वक्त की ज़रूरत को समझिए? बच्चे समझते हैं उन चीज़ों को, या कहते हैं मैम कल कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं? सर एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग गलत वर्ड है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था। बिकॉज कोविड में हमको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चालू करेंगे तो हम सब
डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने बच्चों को बताया कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको अपने साथ वाले से दूरी बना के रखनी है फिजिकली, सोशली नहीं। सोशली आपको उससे कनेक्ट होना ये है। आप देखो, ये एक नई चीज निकल के आई है। आज तक हमने कितने सारे स्लोगन्स देखे हैं कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आप देखिए कहीं भी जाइए हर जगह लिखा रहता है, लेकिन मैम ने एक नई टर्म निकाली, उन्होंने कहा कि मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस नॉट सोशल डिस्टेंस। तो ये कितनी बड़ी बात है आप देखिए। और नहीं, वो तालियां थोड़ी कम बजी थी, एक बार जोर से बजाई इसके लिए। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बात है वो, कि मतलब सोशल डिस्टेंस नहीं करना है, फिजिकल डिस्टेंस करना है। सर एक सवाल मेरा आपसे है, इसी कोविड पर ही मैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि इसको एक दो सवाल में तो हम नहीं इसको संभाल सकते। मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे जब वो किसी देश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और सडन वो कोविड काल आ गया, तो उसके बाद उनकी स्टडीज़ पर, उनके रहने खाने पर वहाँ क्या फ़र्क पड़ा, और आपने कैसे उनको देख रेख की उनकी वहाँ पर कि वो ठीक रहें, वो अगर हॉस्टल में है तो वहाँ सेफ रहें, उसमें आपने कैसे देख रेख की उनकी? सर जब कोविड का पूरा टाइम आया था, उस टाइम पे सब पूरे जब फ्लाइट्स बंद हो गए थे, तो हमारे जो टीम है, यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, वहाँ पर हमारी यूरोप एजुकेशन की लोकल टीम है, जो वहाँ पर जो हर जगह मतलब 4 से 5 लोग हैं जो लोकल यूनिवर्सिटी को देखते हैं, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे यहाँ से गर्ल्स जाते हैं हमारे, उनके लिए सबसे ज़्यादा जवाबदारी होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को 6 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहाँ पर हम लोग लोकल पेरेंट्स होते हैं। लोकल पेरेंट्स इसलिए होते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ से पेरेंट्स पहुँच नहीं सकता वहाँ पर तुरंतों में, तो हम लोग उनके 6 साल के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रखते हैं पहले से ही। जिस दिन हम लोग पास में काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिस दिन एडमिशन होता है स्टूडेंट का, उस दिन हम लोग सारी चीज़ को बता देते हैं। उसके साथ साथ में होता है कि अगर आप वहाँ पर जैसे प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारे टीम थे वहाँ पर, जो सैनिटाइजर हो गया, जो भी खाने की सामान है, जिसका अगर फीस के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम जा रहा था, उसको देखना कि 2 महीने लेट कराना, कि अगर फीस अगर आपको टाइमली पहुँच नहीं पाता था यहाँ से, कोरोना टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे लोगों को, क्योंकि सबके जो फाइनेंशियल से बिगड़े हुए थे स्टूडेंट के। 95% बच्चे जो है वापस आकर के इंडिया आकर के अपना MCI की तैयारी करते हैं। और सर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि MCI का जो अभी नया अपडेट आया है, जो NMC में, नेशनल मेडिकल कमीशन में, अब ये हो गया है सर कि जो फॉरेन ग्रेजुएट थे या फिर इंडिया में जो पास करते हैं, उन दोनों को कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर उन लोग दोनों पढ़ते हैं तो दोनों को साथ में बैठ के एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, जिसमें से अभी 120 पासिंग मार्क है उसका, जो आप लाते हैं उसके बाद में आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। तो जो एग्ज़ाम पहले फॉरेन ग्रेजुएट के लिए होता है, उसको मेडिकल की क्वालिटी को सुधारने के लिए अब सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है सर इसमें। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए आप, हमने पूरी कोशिश की कि छोटी सी एक माटी जो बाद में छोटा सा घड़ा बनेगी और फिर वो पक कर एक डॉक्टर बन जाएगा। तो ये सफ़र आप देखिए जो पुष्पा जी से शुरू हुआ सर तक गया, हमने कोशिश की कि वो दोनों को हम मिला के सवाल पूछ सकें कि कैसे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर पुष्पा जी और मेडिकल स्टडीज़ अब्रॉड में एक ज़रिया हो सकता है, वहाँ भी आप डॉक्टर बन सकते हैं और परिवार का नाम, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उसका ज़रिया सर ने बताया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का। पुष्पा जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से लगातार हम एजुकेशन को लेकर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन कॉन्क्लेव ये है और इसीलिए हम हर एक आयाम को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रहे हैं कि हर एक वो बिंदु हम छुएं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ छूट ना जाए यहाँ पर। इसीलिए लगातार पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुरिदने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन के और क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर हो रहा है। बहरहाल मैं अगले पैनलिस्ट को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैथ्स यूनिवर्सिटी से मिस्टर गुजराज पगारिया को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। चांसलर की डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं। सर प्लीज़ मंच पर आइएगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगी एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से CA संजय गोयल भी मंच पर आए, डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं। प्लीज़ सर मंच पर आइएगा। और कुछ और सवाल यहाँ पर होंगे एजुकेशन को लेकर ही। यहाँ पर गजराज पगारिया साहब भी हमारे साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और संजय गोयल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ और चीज़ें यहाँ पर एजुकेशन को लेकर ही हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आइए शिल्पा, आप भी आइए इस चर्चा में। भारी भरकम शख्सियतें अकेली संभाली नहीं जाती, तो 2 लोग रहेंगे बेहतर रहेगा। एक मशहूर कवि कह गए कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब नाम बहुत भारी हो तो बहुत कुछ रखा होता है। गजराज पगारिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है गजराज सर। और संजय गोयल सर हमारे साथ हैं। सर मैथ्स यूनिवर्सिटी के बारे में
कई सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। मैं आज जिस सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ इस पैनल की, गजराज सर आपसे, उसके बाद संजय सर आपके पास आता हूँ। मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ कि वक्त बीतता जा रहा है, एजुकेशन और ज़्यादा रोज़गार परख जिसे हम कहते हैं वो होती जा रही है। ये रोज़गार परख का असली क्या मापदंड है या क्या उसकी डिग्री है कि जितनी ज़्यादा प्लेसमेंट जो दे रहा है वो रोज़गार परख शिक्षा है, या व्यक्ति इस काबिल हो जा रहा है कि वो नौकरी करे या अपना कुछ शुरू करे, वो झंडे गाड़ देगा, वो रोज़गार परख शिक्षा है? देखिए, बहुत से क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप देखिए, पहले ऑटो रिक्शा चलते थे, अब उसकी जगह बहुत तेज़ी से परिवर्तन होकर ई रिक्शा आ गए हैं। वैसे एजुकेशन में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। अब जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, BBA, BCom, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अब चलने वाले नहीं हैं। अब एजुकेशन को जब तक स्किलिंग से नहीं जोड़ा जाएगा और उसमें व्यक्ति जो पढ़े उसको तुरंत या तो रोज़गार मिले या वो अपने हुनर से कोई अपना व्यवसाय चालू कर सके, ऐसा एजुकेशन होगा, वही एजुकेशन सिस्टम अब चलेगा। और उसी सिस्टम की ओर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी और गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट का प्रयोग हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के जो नई शिक्षा नीति आई है, अभी नई शिक्षा नीति में भी इसको प्राथमिकता दी गई है कि हर सब्जेक्ट के साथ एक कोई ना कोई ऐसा स्किलिंग का सब्जेक्ट जोड़ा जाए जो उसको आगे चल के कहीं ना कहीं बच्चे को रोज़गार दिलाए या वो अपने हुनर से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। ठीक, मैं और एक ख़ास बात बता दूं मैं आपको, गजराज सर को तो आपने कई बार देखा है, लेकिन आज संजय जी बड़े काम के आदमी हैं। संजय जी आज आपको CS, CA के बारे में वो जानकारी देंगे जो मेरे जैसा आदमी जो उस कॉमर्स फील्ड से, इकोनॉमिक फील्ड से नहीं है, आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। संजय सर, एक बार फिर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये कि CA और CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, माय राइट सर? ठीक, ये भी जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। खैर, जब मैं पढ़ रहा था सर तो पता लगा कि CA, CS के अलावा भी ऐसी और चीज़ें हैं जिनमें आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और वो जाकर उसमें अपने लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। तो वो बच्चा जो इस वक्त 9th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में और 11th में जाकर वो सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा, वो हो सकता है कि CA जानता हो, CS जानता हो, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिसमें आप इस वक्त बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और जिसमें आप यहाँ से आज देखते हैं कि जॉब आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ भविष्य सुनहरा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स फील्ड में जो सबसे जाना माना एक डिग्री है जो हम बोलते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री हम सब सुनते हैं। और एक ज़रूर इसके बारे में आप सुने होंगे कि CA का कोर्स बड़ा टफ है, ऐसा सोसाइटी में है, हम लोग नहीं मानते इसको। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें आपको पता होगा कि जैसे आज सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है जो बच्चा, वो 11 से सेलेक्ट करता है और नई शिक्षा नीति में उसका फोकस 9 से हो जाएगा। तो ये जैसे पगारिया सर ने भी बताया कि अब जो है केवल थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं बल्कि वोकेशनल पे भी और उस पर एग्जीक्यूशन लेवल पे भी काम होगा। आप अगर ध्यान देंगे ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, CA का कोर्स है, शुरू से इस पे काम कर रहा है। आपको ज़्यादातर लोग को ये आइडिया होगा कि जब बच्चा CA का कोर्स ज्वाइन करता है तो CA के कोर्स के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो अब क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है तो उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एग्जीक्यूशन में अपने आप बदल जाता है। तो जो नई शिक्षा नीति है ये अभी जो हमारे इंडिया में आ रही है, ये CA के कोर्स के लिए शुरू से ही एप्लीकेबल है, केवल उनको थ्योरेटिकल पढ़ाकर ख़त्म कर देते हैं ऐसा नहीं है। तो आप देखिए जो प्रोफेशनल कोर्स है CA, CS है, ये अब तो फोकस 9 से हो जाएगा और बहुत अच्छी बात है ये। मतलब जो बच्चे शुरुआत से इसमें तैयारी में लग जाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और आपका जैसे क्वेश्चन था कि CA, CS के अलावा कॉमर्स स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है। तो CA, CS एक डिग्री कोर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बच्चे खुद CA करने के बाद IAS वगैरह में भी गए हैं, बहुत सारे बच्चे। तो आप किसी भी फील्ड में हिसाब किताब लगा लिया कि IAS बनने में फायदा है?
ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर आईएएस करना है, जो फोकस करें वो शुरू से तैयारी उसी पे करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं पहले ये डिग्री कर लेता हूँ। डिग्री हासिल करना या डिग्री इकट्ठा करना हम लोग विज़न, ये सही नहीं है, लेकिन कई लोगों को बाद में ऐसा आता है। तो मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में बता रहा था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को यू विल सरप्राइज। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो बीकॉम का कोर्स है, सब जानते हैं बीकॉम का कोर्स और सीए का कोर्स सेम है, एकदम सेम है। आप दोनों की बुक रख के कोई भी टिक करके चेक कर ले। फिर सीए के कोर्स को अलग क्यों माना जाता है या उसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि उसमें एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, आर्टिकलशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। सीए बनने के बाद जो आप अकाउंट्स पढ़े हैं उसको एक्चुअली काम कर सकते हैं। आज अगर कोई बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ता है, उसको हम बोलेंगे कि चलो एक एक्चुअल बैंक रिकन्सिलेशन उसको दे देते हैं, एक्चुअली बना दो, नहीं बना पाएगा बच्चा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई प्रैक्टिकली। लेकिन सीए का बच्चा बना लेगा। तो ये बेसिक फ़र्क है प्रोफेशनल एजुकेशन में और इसमें। और एक जो सोसाइटी में जनरली बोलते हैं सीए का कोर्स बड़ा टफ है, एक्चुअली में देखिए इसमें पढ़ना पड़ता है, और कोई बहुत नहीं पढ़ना पड़ता, सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ता है, टाइम की वैल्यू करना पड़ता है। हम लोग बच्चों को एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको शुरुआत से ही प्रॉपरली सिस्टमेटिकली पढ़ना है, तो आप बहुत आसानी से निकल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बस पढ़ाई करनी पढ़ेगी जमकर, पढ़ना पड़ता है। इसीलिए सीए से को थोड़ा डर लगता है।